नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है जवाब देना पड़ेगा का, जिसमें आज बात होगी उस सवाल की जो कि इस वक्त दुनिया के सामने है। क्या दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है? क्या एक बार फिर वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाला है? क्या एक बार फिर सारी दुनिया के देश दो खेमे में बटेंगे और बटने के बाद पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक देंगे? ये सवाल हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि रूस यूक्रेन से एक बार फिर वैसे हालात पैदा हो रहे हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए थे। कुछ तस्वीरें सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं। बीती रात यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर अंधाधुंध ड्रोन हमले किए। 40 से ज्यादा बॉम्बर्स को आग के गोले में बदल दिया। रूस के कई एयरबेस को ध्वस्त किया गया। यूक्रेन की ओर से पहली बार रूस पर अब तक का सबसे लंबी दूरी वाला ये हमला हुआ। यूक्रेन ने अपने इस अभियान को ऑपरेशन स्पाइडर वेव नाम दिया। हमले में रूस के 41 विमानों को निशाना बनाया गया। इसमें Tu-95, Tu-22 रणनीतिक बम वर्षक और A-50 रडार डिटेक्शन और कमांड विमान भी शामिल थे। ठीक उसी तरह जैसे 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर को निशाना बनाया और इससे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इसी के बाद अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए थे जिसमें लाखों लोगों की जान गई। ठीक उसी तरीके से कल यूक्रेन ने भी रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अब रूस किसी भी वक्त बदले की कार्रवाई करेगा और ये कार्रवाई ऐसी होगी जिससे दुनिया के देश दो धड़ों में बंट सकते हैं। एक बार फिर विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इसी पर है आज हमारी खास पेशकश। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। परिचय करवा दूं, हमारे साथ मौजूद है कर्नल टीपी त्यागी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है निपुण आलम बायन ने, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। मैं आप तीनों का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी, आप ही के साथ आते हुए, और सर सवाल दुनिया के सामने है, क्या एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर का खतरा दुनिया पर मंडराने लगा है? जी बिल्कुल, इसका अंदेशा है क्योंकि रशिया में जो लोग हैं वो ये कहने लगे हैं कि अमेरिका को पर्ल हार्बर में इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना रशिया को हो चुका है। अगर स्टालिन रहे होते तो अब तक उन्होंने न्यूक्लियर अटैक कर दिया होता। इस तरह का दबाव पुतिन के ऊपर रशिया में है। एक बात। दूसरी बात, जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने जो ये हमला किया है, इसमें उसने कहा कि मैंने 40 उनके लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। ये यूक्रेन ही तो कह रहा है। रशिया ने तो इसकी पुष्टि नहीं की। रशिया ने तो कहा है कि कैजुअलिटी कोई नहीं हुई, नुकसान हुआ है, बर्निंग है, जो आग थी उस आग को बुझा लिया गया है। लिहाजा वेस्टर्न कंट्रीज के जो ये नैरेटिव है, इनको वर्बेटम मान लिया जाए ऐसा नहीं है। अगर उनको वर्बेटम मान लिया होता तो अब तक पुतिन की 3 बार हत्या हो गई होती। वो तो जाने कब से कह रहे थे कि पुतिन को अल्जाइमर की बीमारी है, पुतिन चल नहीं पाते हैं, उनको तो डिसेबल्ड हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो हम इस बात को मानने को तैयार नहीं। वैसे भी जो कुछ यूक्रेन कहता है उसका 5-7% ही सही होता है। मान लेते हैं कि उनके 7-8 जो बॉम्बर्स हैं वो तबाह हो गए। उनके पास करीब 90 लॉन्ग रेंज के न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स हैं, जिसमें Tu-22 है, Tu-95 है, Tu-160 है। इसमें से मान लीजिए अगर 10 तबाह हो गए तो यानी कि करीब 10% तबाह हो गए। इसका ये मतलब तो नहीं अगर एक पहाड़ में से 2 बोल्डर टूट के गिर जाए तो ऐसा तो नहीं कि पहाड़ का कद कम हो जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि रशिया के ऊपर कंसिस्टेंटली एक नहीं, 2 नहीं, 31 कंट्रीज लगातार 3 साल से अधिक से करीब करीब डायरेक्टली हो गया है। अब तो वो उनके साथ में लड़ रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं रशिया के खिलाफ, और ट्रूप भी भेज रहे हैं अंडर गाइड, चाहे ये कहें कि मेंटेनेंस के लिए या रिपेयर के लिए या ट्रेनिंग के लिए या सुपरविजन के लिए। लेकिन उनके ट्रूप्स हैं, क्योंकि यूक्रेन के ट्रूप तो करीब करीब
खत्म हो चुके हैं। हाँ, यानी कि ये मतलब लड़ाई सर अगर मैं सार निकालूं, आप ये कह रहे हैं कि रशिया को नुकसान हुआ होगा लेकिन उतना नुकसान नहीं जितना कि यूक्रेन कह रहा है। मेरे पास कुछ सर्टेनली डेटा है जो आप कह रहे हैं, और खास तौर पर जो नाम सामने है Tu-95, 1950 के दशक का ये पुराना विमान है लेकिन अब भी ये क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है। Tu-22 एक हाई स्पीड विमान है, खास तौर पर मिसाइल कैरी कर सकता है। A-50 एक दुर्लभ और महंगा जासूसी विमान है और रूस के पास लगभग 10 ऐसे विमान है। Tu-160 दुनिया का सबसे बड़ा बम वर्षक विमान है, 80 के दशक में बनाया गया लेकिन आज भी रूस की वायुसेना का सबसे खतरनाक विमान माना जाता है और यूक्रेन ये कह रहा है कि उसने नुकसान पहुंचाया। लेकिन देवनाथ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, और रिपोर्ट्स में रूसी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है एविएशन का काला दिन इसे बताया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरीके से यूक्रेन ने अटैक किया रशिया पर, जिसे इतिहास का सबसे ज्यादा बड़ा अगर हम देखें ड्रोन अटैक माना जा रहा है रूस यूक्रेन जंग के दरमियान, लेकिन रूस की जिस तरीके से नीति रही है कि अगर उसके परमाणु ढांचे पर इस तरीके से कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो वो परमाणु हमला करेगा, क्या ये मांग करके चले कि रशिया भी अब इसके लिए तैयारी कर रहा होगा? देवनाथ सर। प्रिया जी, सबसे पहले तो ये बात है कि आज और कल इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता पर बात होनी थी। तो शायद पुतिन आज और कल बहुत बड़ा कोई कदम नहीं लेंगे, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आज और कल की जो शांति वार्ता है उसमें कोई खलल ना पड़े। जाहिर बात है कि व्लादिमीर पुतिन चाहेंगे कि शांति वार्ता में वो मजबूती से रूस का पक्ष ऊपर रखते हुए यूक्रेन को ये समझाएं कि यूक्रेन अब कमजोर पड़ गया है। लेकिन इसी का काउंटर करते हुए यूक्रेन ने ये हमला किया ताकि आज की जो इस्तांबुल में मीटिंग होनी है उसमें यूक्रेन का पक्ष भी कह सके कि वो अभी भी इस युद्ध का संचालन बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। क्या पुतिन इसको एक बड़ा हमला समझकर यूक्रेन के ऊपर या नेटो देशों पर बड़ा हमला कर देंगे? ये अभी समझना पड़ेगा कि 3 साल के युद्ध में इतने बड़े बड़े उतावले हमले हुए रूस के ऊपर, लेकिन रूस ने कभी भी अब तक नेटो के किसी देश पर हमला नहीं किया, क्योंकि पुतिन को भी समझ है कि नेटो का जो चार्टर है, चार्टर 5 में लिखा है कि अगर नेटो के एक देश पर रूस ने हमला किया तो इसे नेटो के सारे देशों पर हमला मानते हुए नेटो के देश रूस पर कूद पड़ेंगे। और जाहिर बात है रूस अभी यूक्रेन से भिड़ा हुआ है 3 साल से, वो एडिशनल कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन देवनाथ सर, क्या रशिया की पॉलिसी है कि वो चुपचाप बैठ जाए ऐसे अटैक के बाद? देखिए, ये पॉलिसी की बात नहीं है, ये बात है कि रशिया कितना कर सकता है। क्योंकि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल अगर रशिया ने कर लिया तो फिर दुनिया के काफी सारे देशों को, नेटो देशों को तो मिलेगा ही बहाना, अमेरिका को भी एक बहाना मिल जाएगा कि वो रूस के ऊपर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग तरह से खुराफाती हमला करना शुरू कर दे। तो पुतिन जो है न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देश जो हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक अगर छोटा सा करेंगे तो उन्होंने कहा हुआ है कि सेकेंड स्ट्राइक में वो काउंटर स्ट्राइक करेंगे। अमेरिका भी उनको मदद करेगा, अमेरिका के पास हजारों न्यूक्लियर हथियार हैं। तो उससे ना पुतिन जीतेंगे ना पश्चिमी देश जीतेंगे। हाँ, हो ये सकता है कि आज कल की मीटिंग जो इस्तांबुल में खत्म हो जाती है, उसके बाद वो मीटिंग में अगर रूस का अपर हैंड रहता है तो ठीक, लेकिन आज कल की इस्तांबुल मीट में अगर रूस को थोड़ा सा झुकना पड़ता है, नरम करना पड़ता है, या बातचीत का माहौल अगर रूस के पक्ष में नहीं जाता तो वो बड़ा सा एक कन्वेंशनल हमला कर सकते हैं कि और भी भारी भारी रॉकेट्स और भी भारी भारी मिसाइल और बड़े वॉरहेड, और हो सकता है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए कन्वेंशनल अटैक संभव है रशिया की तरफ से। निपुण जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, खास तौर पर क्योंकि बातचीत की पहल इससे पहले भी हमने देखे, खास तौर पर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इनिशिएट लिया, दोहा में भी दोनों कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं, लेकिन इस्तांबुल में होने वाली बैठक से ठीक पहले अगर इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो जब बातचीत होगी रशिया और यूक्रेन के बीच, तो किस चैप्टर से बातचीत की शुरुआत होगी और आगे आपको क्या पॉसिबिलिटीज यहां से नजर आ रही है? देखिए, अभी मैं अपने पूर्ववर्ती दोनों को सुन रहा था, देवनाथ सर को भी और त्यागी सर को भी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वॉर है थोड़ा सा एक अलग ही और काफी विध्वंसक दौर में जा चुका है। आप सोचिए, रशिया
एक वो देश है जो अमेरिका के सामने काउंटर करने की, अमेरिका को रोकने की क्षमता रखता है और आज भी अपने आप को एज ए सुपर पावर ट्रीट करता है। बिल्कुल। हमने कई बार देखा था, 2014 में क्रीमिया का मामला हो, उसके पहले हम देखे जॉर्जिया का मामला हो, अबखाज़िया का मामला हो, सीरिया का मामला हो, कई मामलों में देखा कि रशिया ने अमेरिका को रोका। अब जब ये हमला हुआ, और ये हमला ये नहीं हुआ कि आनन फानन में हुआ है, इस हमले की तैयारी 1.5 साल पहले से की जा रही थी, जैसे कि आप खबरें सुन रहे हैं। और 1.5 साल पहले से ये तैयारी हो रही थी और पूरा इंटरनल जाके 4-4 हजार किलोमीटर जाके यूक्रेनियन ने मारा। और देखिए किस प्रकार से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कि ड्रोन कैसे छिपाए गए, फिर ट्रक से गए, फिर जाकर मतलब पूरा एकदम पूरी प्लानिंग A to Z, हर पॉइंट टू पॉइंट प्लानिंग थी। तो इसका मतलब ये है कि रशिया के अंदर एक अच्छी खासी दहशत बिठाने का, कि हम कहीं भी घुसकर मार सकते हैं, ये हमारे अंदर क्षमता है। मतलब प्रेशर। और अभी देखिए, इससे पहले ही लास्ट में एक पॉइंट और बोल दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये बार बार कह रहे थे पिछले कई दिन से, आप देख रहे होंगे कि मैंने रशिया को बचाया हुआ है, रशिया पर बहुत बड़े हमले हो सकते हैं और उसके बाद ये हमला होना। तो मुझे लगता है कि इस हमले को कहीं ना कहीं इशारा जो है वो नाटो पावर की ओर से, नाटो ब्लॉक की ओर से दिया गया कि रशिया के ऊपर तुम हमले करो, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पैनिक कंडीशन में आ चुके थे और लगातार वो थ्रेट देने की कंडीशन में आ चुके थे रशिया को कि मेरी वजह से तुम बचे हुए हो। और जैसे ही इशारा मिला तो यूक्रेन ने ये कर दिया। अब अगर रशिया इसकी प्रतिक्रिया नहीं देता है, इसी नेटो से तो नाराजगी है और इसी वजह से तो ये हालात बने हुए हैं। लेकिन मैं आपसे निपुण जी जरा समझना चाहती हूँ कि क्या ये बातचीत से, डायलॉग से ठीक पहले यूक्रेन की तरफ से एक प्रेशर और खासतौर पर खुद को साबित करने के लिए क्या ये अटैक किया गया? नहीं, देखिए, साबित मैं मानता हूँ ये चीज होती है, टैक्टिक्स होती हैं, ये सब तरीके अपनाए जाते हैं कि हम अब भी लड़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो रशिया ये दम भरता है कि मैं अमेरिका का मुकाबला कर सकता हूँ, अमेरिका को काउंटर कर सकता हूँ और मेरी लैंड सेफ है, आप उसके अंदर आगे मार देते हैं, तो ये वही इशू है। आप इसको कंपेयर कीजिए जो आपका इजराइल का मैटर था। इजराइल ने गाजा पर जो अटैक किया वो यही तो किया कि मैं इतना सुरक्षित देश, अपने नागरिकों की सुरक्षा की बात करता हूं और मेरे अंदर आके मारते, बंदी बना के ले जाते तो मैं तबाह कर दूंगा। तो रशिया की भी वही कंडीशन है। इनको हम लोग बोलते हैं हार्ड पावर कंट्री। हार्ड पावर कंट्री वो होते हैं कि जब इनके इंटरेस्ट में बात आती है तो ये किसी के सुनने वाले नहीं होते हैं। तो पुतिन साहब का मुझे नहीं लगता कि वो अब बातचीत को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहेंगे या बातचीत को वेट करेंगे। अब तो मुझे लगता है रशिया की ओर से भारी अटैक जो है यूक्रेन के ऊपर होगा। और उसका प्रमाण क्या दिखता है? देखे तो जब बातचीत, हाँ सर जल्दी से, फिर मैं त्यागी साहब के पास जाऊंगी। हाँ, मैं ये कहूंगा कि इसका बहुत बड़ा प्रमाण ये दिखता है कि ब्रिटेन ने अमेरिका से बॉम्बर की डिमांड कर दी है कि हमारे पास ऐसा आप एयरक्राफ्ट भेज दी जिससे हम लोग भी जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं उनको लेकर हम लोग क्या करते हैं, रशिया पे डाल सके। तो ये दिखता है कि यूरोप में पैनिक फैल चुका है। फ्रांस पहले ही कह चुका है कि मैं पूरे यूरोप के अंदर एटॉमिक वेपन पोस्टेड करना चाहता हूँ, यानी कि आपको डिप्लॉयड करना चाहता हूँ। तो ये दिखता है कि एक अच्छी खासी स्थिति में ये वॉर पहुंच चुका है और अब ये वॉर कैसे टर्न लेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और हाल के दिनों में दुनिया ये तो समझ चुकी है कि पुतिन चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, वो तो अपनी शर्तों पर चलने वाले हैं। उन्होंने तो ट्रंप के सामने भी जब अस्थायी शांति को लेकर के, शांति वार्ता को लेकर के पहल की जा रही थी, युद्ध विराम को लेकर के, तो उन्होंने अपनी शर्तें बाकायदा रख दी थी। लेकिन त्यागी से मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहती हूँ, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है, रशिया जैसे कंट्रीज जिसको लेकर के हम कहते हैं कि बहुत पावरफुल है, जो कि हार्ड पावर कंट्रीज के तौर पर जाने जाते हैं, उस देश में घुस करके 4300 किलोमीटर अंदर घुस करके यूक्रेन मारता है, पूरी प्लानिंग करता है। 1.5 साल से वो लगातार तमाम चीज़ों को लेकर के वो वर्कआउट कर रहा था, वहाँ पर ट्रक्स को भेजता है, ट्रक से ड्रोन्स की लॉन्चिंग होती है। क्या रशिया के जो इंटेलिजेंस है, क्या ये उसका फेल्यूर नहीं है त्यागी सर? देखिए, हम ये मान लेते हैं कि रशिया की इंटेलिजेंस का फेलियर है। पहली बात तो ये कि वर्बेटम चीजों को नहीं मान लेना चाहिए। 1.5 साल से इसकी प्लानिंग हो रही थी। कौन कह रहा है? ये तो वेस्टर्न कंट्रीज कह रही हैं, उनकी आधी से चीजें गलत होती हैं। पर मान लीजिए 1.5 साल से हो रही थी प्लानिंग। उनके ट्रक थे, वो ट्रक में लकड़ी के बक्से के अंदर उन्होंने ड्रोन रखे, ऊपर एक ऐसा मेटेलिक कवर रखा जिसको खोला जा सकता था, वहां से ड्रोन दाग दिए गए। तो पहले तो ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही जाए
1.5 साल से प्लानिंग हो रही हो या 6 महीने से हो रही हो। दूसरी बात रशिया की, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर भी सवाल है, क्योंकि कोई भी एयरफील्ड हो उसकी चारों तरफ पेरीमीटर के ऊपर भी पेट्रोलिंग की जाती है। अगर नहीं की गई है, वहां भी वो चेक नहीं कर पाए, तो ये वो भी कमी है। और इन दोनों कमियों के बाद भी राइट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का धैर्य है। उन्होंने एक तो पहले इसको वार नहीं कहा, उन्होंने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा। और जहां तक बची घुस के मारने की बात कि साहब ये घुस के 4000 किलोमीटर पर कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई। क्यों? अमेरिका में 9/11 नहीं हुआ था क्या वो अमेरिका में घुस के नहीं हुआ था? हमने पाकिस्तान को घुस के नहीं मारा क्या? एक दफा आप ये लेकिन काम कर पाकिस्तान और सकते हैं। रशिया में फर्क तो है ना, पाकिस्तान और रशिया में फर्क तो है। मान लेते हैं रशिया में घुस के उसने मारा, लेकिन अब उसे काउंटर अटैक झेलना पड़ेगा। मैं तो बल्कि ये देख रहा हूँ कि जैसे अब इस्तांबुल में मीटिंग होने वाली है और हमारे दो पैनलिस्ट ने कहा कि उस मीटिंग की वजह से यूक्रेन ने तो अटैक कर दिया इसलिए क्योंकि वो उस मीटिंग में ये दिखाना चाहता है कि मेरे में अब भी ताकत है, और रशिया अटैक नहीं करेगा इसलिए कि वो ये दिखाना चाहता है कि मैं पीस में इंटरेस्टेड हूँ। ये लॉजिक समझ में नहीं आया। इस लॉजिक के हिसाब से जब भी कभी पीस टॉक होती हैं तो उसमें दोनों वारिंग कंट्री अपनी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग दिखाने का प्रयत्न करते हैं। मुझे लगता है कि रशिया भी ये दिखाने का प्रयत्न करेगा। 2-4-6 घंटे में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। बगैर न्यूक्लियर के मैं पूरी तरह से सहमत हूँ देवनाथ जी से कि न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा, लेकिन अभी तक रशिया ने अपने बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल कहाँ किया है? ऑर्शनिक मिसाइल तैनात तो कर दी है उसने बेलारूस में, लेकिन कहाँ है? जो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बनाती है, हर चीज भाप बन के उड़ जाती है, कहाँ है? उसने अभी तक अपनी जो ये बड़ी बड़ी मिसाइल थे, जार्ट मिसाइल हो, एवेनग्रोडो मिसाइल हो, ये सरमट मिसाइल हो, इनका इस्तेमाल कहाँ किया है? अब मान लिया कि कुल मिला के पूरे नेटो के पास जो ट्रूप्स हैं और जो हथियार हैं वो रशिया से ज्यादा हैं, मान लेते हैं, लेकिन एक बटालियन की 4 कंपनी में तालमेल करने में समय लग जाता है। यहाँ पे 30 देशों की अलग अलग नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की तालमेल करने में संख्या मायने नहीं रखती, मायने रखती है आपकी लीथेलिटी ऑफ वेपन्स। जो हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया के पास हैं, जो इतनी तेज गति से चलती हैं कि उनके सामने जो हवा है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और एक प्लाज्मा बन जाता है। कोई रडार की किरणें आए वो रिफ्लेक्ट होके नहीं जाती, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, मतलब रशिया जवाब देगा, भले ही न्यूक्लियर अटैक ना करे लेकिन बड़े लेवल पर वो जवाब देगा, आप ये कह रहे हैं। और वो प्लानिंग की बात इसलिए कही जा रही थी क्योंकि ज़ेलेंस्की ने एक पोस्ट किया था सर, उसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने रशिया में जो मिलिट्री कैंप्स हैं, जो वहाँ पर ठिकाने हैं, उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये पूरी तरीके से वाजिब है और ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से पोस्ट किया गया था, तभी ऐसा लगने लगा कि पहले से प्लानिंग हुई होगी इतने बड़े पैमाने पर अगर नुकसान पहुँचा तो। लेकिन देवनाथ सर, मैं आपके पास आऊँगी और एक प्रश्न कि क्या अभी जो करंट सिनेरियो है मॉडर्न वॉरफेयर, उसमें क्या ड्रोन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही? इससे पहले हमने देखा, चाहे हम इसराइल और रशिया की बात करें, इसके अलावा अगर भारत पाकिस्तान तनाव की बात करें, हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से निशाना साधने की कोशिश की गई, उसको भी हमारी ड्रोन प्रणाली ने किस तरीके से ध्वस्त कर दिया। और अभी अगर हम ताज़ा एग्जाम्पल इसको भी देखें तो ये भी है कि यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया। तो क्या मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? प्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लड़ाई हुई थी, तब से ही 10 साल होने को जा रहे हैं, तब से ही हमने देख लिया था कि भविष्य में ड्रोन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। उभय पक्ष ने ड्रोन का इस्तेमाल बखूबी किया था और तब हमने देख लिया था कि तुर्की के बनाए हुए जो ड्रोन हैं, जो उसने अजरबैजान को दिए थे, वो कितने कारगर तरीके से आर्मेनिया पर हमला कर रहे थे। उसके बाद ड्रोन का इस्तेमाल हम पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख रहे हैं। अभी पिछले 1.5 साल से हम काफी हद तक ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल और हमास के युद्ध में भी देख रहे हैं, जहां हुती ने लॉन्ग डिस्टेंस ड्रोन या यूवी से हमला किया है। हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन अटैक किए हैं इजराइल पर। तो भारत की आर्मी ने भी, एयरफोर्स पिछले 10 साल से काम कर रही है और दर्शकों को सुनकर अच्छा लगेगा कि हमारी जो DRDO है और हमारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं
देश में उन्होंने भागीदारी करके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को बहुत सारे ड्रोन, यूएवी जैसे वेपन सिस्टम्स दिए हैं। अभी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसमें पाकिस्तान ने भी कुछ छोटे छोटे ड्रोन दागे, लेकिन भारत द्वारा बहुत सक्सेसफुली मीडियम और लार्ज ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। प्रिया, इंटेलिजेंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इंटेलिजेंस जो है हमें चाहिए दुश्मन की खबर लेने के लिए। अभी देखिए, रूस की हम बात कर रहे थे, अगर यूक्रेन ने रूस पर बात किया है तो दो चीजें फेल हो गई हैं। एक तो रूस की जो अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो वार्निंग देने से चूक गई हैं। तो हमें जैसे रूस के तो पहले केजीबी का नाम हम सुना करते थे, बाद में अभी उनकी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं एसवीआर, वो फेल हो गई। अगर ये 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे थे यूक्रेन में, उनकी जो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी देती है एफएसबी, वो फेल हो गई है। देखिए, रूस में प्रिया बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेन के लोग रहते हैं। 1992 तक तो यूक्रेन रूस का ही हिस्सा था, तो बहुत बड़ी तादाद में रूस के लोग भी, रूसी भाषा बोलने वाले लोग यूक्रेन में रहते हैं, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया में, और इसी तरह से बड़ी तादाद में यूक्रेन के लोग भी रूस में रहते हैं। तो उनकी जो एफएसबी है, इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस है, वो भी इन लोगों पर नजर रखने में फेल हो गई। फिर उनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है जीआरयू, जिसका कि हम कितने बार नाम सुनते थे जब मैं एयरफोर्स में था, जब मैं एयरफोर्स में था तो हम हर रोज केजीबी और जीआरयू का नाम सुनते थे। वो भी फेल हो गए। तो भारत को कुछ करना पड़ेगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, चाहे रॉ हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, इनको बहुत अच्छी तरह से दुश्मन पर नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये तमाम अहम पॉइंट्स हैं जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं। लेकिन निपुण जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और सवाल अब अमेरिका को लेकर के है, क्योंकि वो अमेरिका जो कि लगातार ये कह रहा है कि लेट्स टॉक ऑन ट्रेड करते हैं, उस अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका, खास तौर पर जब वो कोशिशें लगातार कर रहा है कि किसी तरीके से शांति स्थापित हो जाए। हालांकि वो दिखाने की तो यही कोशिश कर रहा है। बीते दिनों जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो वो ट्रंप जिम्मेदार है इस पूरे गतिरोध में। और ये हालिया जो एपिसोड हुआ है उसमें अमेरिका के रोल को आप कैसे देख रहे हैं, और जो इनिशिएट ट्रंप ने लिया था उसको ये कितना बड़ा झटका माने? नहीं, देखिए, मैं तो उसको ये लेके चल रहा हूँ कि ये अमेरिका के इशारे पे ही हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं डोनाल्ड ट्रंप के हम पिछले दिनों के आप उठा के देखिए और थोड़ा सा वो रैशनल तरीके से उनका एनालिसिस करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने पुतिन को बचाया हुआ है, रशिया को बचाया हुआ है। अगर हम लोगों ने इशारा कर दिया होता तो अब तक बहुत वहां पे आग से खेल रहा है पुतिन, यानी कि जो रशिया है वो आग से खेल रहा है। क्या मतलब इस मैसेज का? और आप इतने समय से प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप वेट कर रहे थे। अब ये निश्चित रूप से बात है, ऑपरेशन पहले से तैयार हो रहा होगा, वहां पे लकड़ी के आपने घर बनाए जिसमें जाके ड्रोन को आपने छिपाया, फिर आपने ट्रक्स ऐसे पकड़े जो ट्रक सेल्फ डिस्ट्रॉय हुए, और ट्रक भी क्या था आपका एआई से चल रहे थे। ये ड्रोन को निकालने वाला कोई और नहीं था, ट्रक में थे। ट्रक से निकलते जो वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, ये दिख रहा है कि कितना प्लानिंग से ऑपरेशन हुआ है। और क्या यूक्रेनियन इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी रखते हैं? मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। तो मैं ये मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बार बार पुतिन और ट्रंप की जो बातचीत का रिजल्ट हम देख रहे थे कि पुतिन आकर वो ट्रंप आकर पूरी दुनिया के सामने बोलते थे कि मैंने 2 घंटे बात की पुतिन से, ओके, तो कीपिंग इट शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि इसमें अमेरिका के रोल से भी इनकार नहीं किया जा सकता, ये भी संभावनाएं हैं। वक्त हमें इतने की इजाज़त देता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर का खतरा दुनिया के सामने मंडराने लगा है, क्योंकि दोनों ही देश में से कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं है।